हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका पवार और आज मैं एक बार फिर से बीएससी होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आई हूँ। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इस वाली यूनिट के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये वीडियो थर्ड पार्ट है। इस वाली जो ये यूनिट चल रही है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर की, इसका थर्ड पार्ट इस वीडियो में है और आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे परमाणु क्रमांक का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक के निर्धारण के लिए एक साइंटिस्ट थे मोज़ले, उन्होंने अपनी विधियां दी थी। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या विधियां दी। फर्स्ट वन इज़ उत्सर्जित एक्स किरणों की आवृत्ति से, यानी जो एक्स किरणें होती हैं उनके एमिशंस की जो फ्रीक्वेंसी बनती है उनसे कैसे परमाणु क्रमांक का निर्धारण होता है वो देखते हैं। मोज़ले ने किसी तत्व के स्पेक्ट्रम में उपस्थित किसी रेखा की आवृत्ति को परमाणु क्रमांक से निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया है। हम देख सकते हैं नीचे ये समीकरण लिखा हुआ है, गामा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट n माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे गामा क्या होता है? आवृत्ति। n से हम परमाणु क्रमांक को डिनोट करते हैं और स्मॉल a और स्मॉल b क्या है? स्थिरांक। के स्पेक्ट्रम की प्रथम रेखा के लिए स्थिरांक a की वैल्यू होती है 2.47 इंटू 10⁻15 और b की वैल्यू होती है 1। गामा का निर्धारण प्रयोगात्मक रूप से कर लेते हैं, यानी ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है, जो साइंटिस्ट लैब में करते हैं। और जब ये एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू आ जाती है तो n की वैल्यू हम कैसे निकाल लेते हैं? ये जो इक्वेशन हमने दी है ना, समीकरण दी है कि गामा इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट n माइनस बी का होल स्क्वायर, इस समीकरण से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद आता है सेकंड मेथड, अल्फा कणों के प्रकीर्णन से। तो अल्फा कणों की स्कैटरिंग से कैसे बताया था मोज़ले ने? क्योंकि परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित धन आवेश के बराबर होता है, इसका निर्धारण तत्वों की पतली चादर पर अल्फा कणों के बमवर्षण यानी बम्बार्डिंग पर उत्पन्न कणों के प्रकीर्णन के मापन के द्वारा किया जाता है। मीन्स इसकी हम कोई भी वो लेंगे तत्व, उसको एक पतली चादर की फॉर्म में लेंगे, उस पर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग करेंगे और उसके बाद जितने भी कण प्रकीर्णन होंगे, मतलब कि जितने भी कण निकलेंगे उसमें से, उसको हम देख लेंगे, उनको मेजरमेंट कर लेंगे कि कितने कण निकले हैं। तो जितने भी पॉजिटिव कण निकलेंगे वही उसके न्यूक्लियस में यानी नाभिक में उपस्थित धन आवेश होंगे। तो इस प्रकार से हम अल्फा कणों के प्रकीर्णन से परमाणु क्रमांक का निर्धारण कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे परमाणु क्रमांक का क्या महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी के संशोधन में किस प्रकार सहायता करता है। जो आवर्त सारणी है उसमें कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्व कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखे हुए थे, किंतु परमाणु क्रमांक को आवर्ती सारणी का आधार मानने पर यह असंगति दूर हो जाती है। मतलब जैसे जैसे तत्वों की खोज हो रही थी वैसे ही साइंटिस्ट उनको आवर्त सारणी में रख रहे थे। मतलब पहले ऐसा कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं था कि हमें किस से पहले कौन से एलिमेंट को रखना है, लेकिन परमाणु क्रमांक के आधार पर रखने से उनको हम इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पे सही रहती है। इसके अलावा जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं? वे परमाणु जिनका परमाणु भार तो भिन्न भिन्न होगा लेकिन परमाणु क्रमांक समान होगा। तो परमाणु भार अलग अलग होने के आधार पर यदि हम परमाणु भार को आधार मानते तो आवर्त सारणी में इनके लिए अलग अलग स्थान चाहिए होते, लेकिन जब हम परमाणु क्रमांक को आधार मानते हैं तो चूंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं
तो उनको हम एक ही स्थान पर रख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है ड्यूटीरियम, एक और समस्थानिक है ट्राइटियम, यानी 1H1, 1H2 और 1H3। इनको 1H1, 1H2, 1H3 से डिनोट करते हैं। तो इनके जो हैं परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो लेकिन हम इनको अलग अलग जगह पर ना रखकर सेम स्थान पर रखते हैं। इसके बाद नंबर 2 आता है परमाणु संरचना के निर्धारण में। परमाणु क्रमांक द्वारा नाभिक में उपस्थित मुक्त धन आवेश तथा कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञात होता है, जिससे परमाणु की संरचना स्थापित करने में मदद मिलती है। यानी परमाणु क्रमांक की सहायता से ही हम परमाणु की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। जिसका परमाणु क्रमांक जितना होगा उसमें कक्षक भी उतने ही उपस्थित होंगे। नंबर 3 आता है नए तत्वों की खोज में। जैसे मैंने पहले बताया कि एलिमेंट्स सारे एक साथ तो डिस्कवर नहीं हुए थे, एक एक करके कभी कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ, कभी कुछ। तो इसके बाद ये पता लगाने के लिए कि कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है, उसमें भी परमाणु क्रमांक ने बहुत सहायता की। जैसे MO यानी मोलिब्डेनम तथा RU के परमाणु क्रमांक 42 तथा 44 पाए गए, जिससे यह प्रकट हुआ कि इनके मध्य कोई 43 परमाणु क्रमांक वाला तत्व अवश्य होना चाहिए, जिसकी खोज बाद में हो गई थी। इसके बाद आता है नंबर 4 परमाणु भार। किसी तत्व के नाभिक का कुल द्रव्यमान उसका परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार को हम कैसे निकाल सकते हैं? परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों का भार, यानी परमाणु क्रमांक की सहायता से हम परमाणु भार भी पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नाभिक का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। परमाणु के नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है। परमाणु का नाभिक काफ़ी छोटा होता है। और ये कैसे? क्योंकि परमाणु खुद अपने आप में इतना छोटा होता है कि उसकी त्रिज्या यानी रेडियस 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। और जब परमाणु स्वयं इतना छोटा है तो नाभिक तो और भी छोटा होना होगा। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? लगभग 10⁻12 सेंटीमीटर तक होती है। परमाणु के समस्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में संकेंद्रित रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इक्वल वेट के होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की मतलब काफ़ी कम होती है मास वैल्यू। और अतः परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान अत्यंत लघु आकार के नाभिक में निहित होता है। इसी कारण नाभिक काफ़ी सघन व दृढ़ होता है। भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिक का द्रव्यमान तथा उन पर धनात्मक आवेश की संख्या भिन्न रहती है। ये इस प्रकार नाभिक का संगठन होता है। यानी काफ़ी छोटे आकार के नाभिक में भी सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सघन फॉर्म में बंद रहते हैं नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? उसके चारों तरफ की कक्षाओं में। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल, यानी बोर का परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2n² यानी 2n⁻² होगी, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर ऊर्जा की कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं में परिक्रमण में इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। मीन्स बोर ने अपनी पहली 2 हाइपोथेसिस में क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे कक्षाओं में, एक नाभिक होता है तो हमने सबने पढ़ा है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n² यानी 2n⁻²। इससे हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के घूमने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है। अगर बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षक में जाता है तो वह ऊर्जा विमुक्त या उत्सर्जित करता है। दूसरी ओर अगर इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षक से बाह्य स्तर में आता है तो वह ऊर्जा अवशोषित करता है। वह ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन क्वांटा में होता है। और अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो बोर ने
परमाणु की स्ट्रक्चर्स बनाई थी। सबसे पहले सोडियम आयन देखेंगे। सोडियम के स्ट्रक्चर में देखिए 3 कक्षक हैं और उनमें पहली में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे क्लोरीन की स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर है और कार्बन की। इन सब में भी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसकी पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसके पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन एवं दूसरे कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके पहले कक्षक में 2 और दूसरे कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।